Welcome to all of you guys in our next lecture of electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले लेक्चर में आपका एक बार स्वागत है। हम लोग जो पढ़े थे उसको थोड़े समय के लिए रिवाइंड करते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप अपना पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, थोड़ा मूड फ्रेश कर लीजिए और नोट भी करते चलना है आपको। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम एक समान रूप से किसी बेल्ट पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं और एक डाइपोल के लिए हम लोग HCl ले लेते हैं। HCl एक प्रकार का डाइपोल ही है, बता रहे इसको कैसे। डाइपोल कहते हैं किसको है, तो जब सेम अमाउंट का चार्ज, जैसे यहाँ +1 है तो यहाँ -1 होना चाहिए। सेम अमाउंट का चार्ज पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यानी बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो अपोजिट। अगर बहुत कम डिस्टेंस सेपरेटेड है तो ये एक डाइपोल बनता है। HCl में समान चीज़ लागू हो रहा है, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, +1 -1 साथ में है, बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इससे HCl को भी आप डाइपोल ही मान करके चले तो समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो देखिएगा यहाँ H हम यहाँ ले लिए और Cl यहाँ ले रहे हैं, यानी प्लस ऊपर में माइनस ऊपर में। इस तरह से आप लिए तो क्या देखते हैं कि जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज के बैंड के पास HCl के एक मोलिक्यूल को लाते हैं, वह मोलिक्यूल तेज़ी से रोटेट करने लगता है। ये कैसे होता है, तो क्योंकि इस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने के लिए, टॉर्क किसको कहते हैं, तो एक प्रकार का टॉर्क फोर्स ही है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा देता है। इस तरह से हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन देखा था। टॉर्क का वजह क्या था, तो प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, तो प्लस प्लस में रिपल्स है, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, एक फोर्स इधर की तरफ। चूँकि अ पेयर ऑफ फोर्स आया, बलों का युग्म आया यहाँ, और जहाँ कहीं भी बलों का युग्म आता है कोई ऑब्जेक्ट पर तो वह ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगता है, इसीलिए यह रोटेट करने लगा था। इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था। इसको दूसरे टर्म में हम लोग इस तरह से सजाए थे, जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। HCl को इस तरह से दिखा दिए थे, प्लस को ऊपर लिए थे और माइनस को नीचे हम लोग लिए थे, -Q मान लिए थे, यहाँ +Q। और इसका लेंथ, डाइपोल का लेंथ 2a मानते हैं। ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ था 2, ये थीटा था, तो 2a sin थीटा। टॉर्क का वैल्यू, प्यारे बच्चों, हम लोगों को टॉर्क का वैल्यू आया था, टॉर्क = P क्रॉस E, और क्रॉस जहाँ आ जाता है वह वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है, यानी टॉर्क एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से क्रॉस को जब हम हटाएंगे तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो PE sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा हो जाता है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका केस मान के चलते हैं। केस फर्स्ट में ये मानेंगे, पहले अच्छे से आप समझ लीजिए, बाद में हम केस फटाफट तीनों करा देंगे। अगर हम केस ऐसे मान ले कि ये जो आपका डाइपोल है ये शुरू में इस तरह से ऐसे है, यानी ये माइनस चार्ज यहाँ है और ये प्लस चार्ज यहाँ है, यानी यूँ कहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में अगर डाइपोल को हम रखें, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा आपको लेना है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस इधर ले लीजिए, +Q इधर ले लीजिए, तो माइनस से प्लस की ओर होता है, यानी इधर की तरफ होगा। यानी डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तब यहाँ sin थीटा यानी P और E के बीच के जो एंगल थीटा हुआ उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो प्यारे बच्चों sin 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0। दैट मीन्स टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एक बात आप समझें, यहाँ से समझिए फिर से। अगर हम HCl को इस तरह से न लेकर के ऐसे अगर लेते हैं हम लोग ClH, माने H प्लस इधर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो इधर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ प्रतीत होता है हमें, तो ये निकलता हुआ रहेगा। और माइनस से प्लस यानी ऐसे है, यानी इस स्थिति में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर HCl को आप इस तरह से रखोगे तो वह रोटेट नहीं करेगा। आपको अगर इसको रोटेट कराना है तो कुछ ना कुछ एंगल पर रखना होगा, यानी इस तरह से रखना होगा, या 90 डिग्री पर रखिए, या थोड़ा ऐसे रखिए, मैंने झुका के रखना होगा। बिल्कुल लीनियर रखिएगा तो रोटेट नहीं करेगा। इसका भी केस है। चलिए केस फर्स्ट 0 मान लिए। केस सेकेंड में क्या मानते हैं हम लोग, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम माइनस इधर ले लेते हैं, प्लस इधर ले लेते हैं डाइपोल का, तो डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, यानी इसका डायरेक्शन अब इधर की तरफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया और डाइपोल का डायरेक्शन इधर, यानी एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। और जब आप 180 का वैल्यू रखिएगा यहाँ टॉर्क का वैल्यू, क्योंकि PE यानी कि
P इधर का है और E इधर का है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। जब साइन 180 रखिएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी लीनियर केस में रखिएगा इधर के या इधर का, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब वो रोटेट नहीं करेगा। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं हम। 3 में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अब डाइपोल को इधर रखते हैं हम लोग, यहाँ मान लीजिए प्लस रखे, यहाँ माइनस रखे, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है हमेशा, तो माइनस से प्लस की ओर। तो बेटा P का वैल्यू इधर की तरफ हो गया और E का वैल्यू इधर की तरफ है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। डाइपोल मोमेंट यानी P और E का बीच का कोण 90 डिग्री हो गया अभी, यानी इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो साइन 90 का वैल्यू बिठाइए यहाँ। तो साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं कि मैक्सिमम होता है, यानी 1 होता है। तो जैसे ही आप 1 पुट कीजिएगा तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा PE.1 हट जाएगा, यानी टॉर्क का वैल्यू PE। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख करके रोटेट कराना है तो उसको 90 डिग्री पर रखना होगा। मतलब अगर हम HCl के केस में समझें तो देखिए इस तरह से रखना होगा, H ऊपर Cl नीचे, यानी प्लस माइनस, या Cl ऊपर H नीचे प्लस माइनस। डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो 90 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जिससे ज़्यादा फास्ट घूमेगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। तो केस हम तीनों अब लिखवा रहे हैं आपको, आइए लिखते हैं हम लोग। तो जो आप प्रूफ किए होंगे यहाँ तक, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E तक कल, यानी पिछला लेक्चर में, उसके बाद हम लोग केस फर्स्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E इज 0 डिग्री। ऐसे लिखने के बाद इसका फिगर छाप लीजिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी छापिए आराम से, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं आप। इस तरह से आपने छाप लिया, इधर की तरफ हुआ इसका डायरेक्शन। अब हम लोग डाइपोल मोमेंट को देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, फिजिक्स ऐसा कन्वेंशनली कहता है। तो हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री बोला है ना, तो माइनस इधर की तरफ ले रहे हैं माइनस क्यू और प्लस इधर की तरफ। ये हो गया डाइपोल। अगर इसका डायरेक्शन कहेंगे डाइपोल मोमेंट का तो माइनस से प्लस, यानी कि इस ओर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो नीचे लिखेंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए टॉर्क बराबर PE साइन थीटा होता है, या टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसलिए टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी लीनियर रखिएगा तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, यानी रोटेट नहीं करेगा। उतारिए इसको आप। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 देखिए, व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E इज, मैंने P और E के बीच का एंगल 180। तो अब की क्या करना होगा आपको, तो माइनस इधर माने थे तो अब की माइनस इधर कर लीजिए, माइनस Q प्लस Q। डायरेक्शन P पर इधर ही देंगे वेक्टर का साइन, लेकिन यह P का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, तो माइनस से प्लस की ओर होता है ना, यानी कि इधर की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन। तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो आपको 11th से बड़ी बढ़िया से हम पढ़ाए हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो एंगल कितना हो जाता है, 180। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। किसके किसके बीच का, तो P और E के बीच का। अब यहाँ जब 180 वैल्यू रखिएगा तो साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। लिख दीजिए इसको यहाँ, और क्या आराम से, अगर आपको नहीं याद है तो 0। इसलिए टॉर्क का वैल्यू भी 0। यानी कैप को आप प्लस मान लीजिए और इसको माइनस, कैप को प्लस इसको माइनस, तो डायरेक्शन डाइपोल का कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। कहने का मतलब ही हुआ कि अगर ऐसे रखिएगा तभी रोटेट नहीं करेगा। ई पेन को मान लीजिए कि ये डाइपोल है, तभी रोटेट नहीं करेगा। अच्छा, इधर की तरफ रखिएगा, यानी प्लस इधर के माइनस इधर के, तभी रोटेट नहीं करेगा। तो कब रोटेट करेगा भाई, तो चाहे तो इतना एंगल पर रखिए, या इतना पर रखिए, या इतना पर रखिए, इतना पर रखिए, इतना पर रखिए, तब रोटेट करेगा। यानी थोड़ा तिरछा रखना होगा, तब जाकर के रोटेट करेगा। तब हम लोग केस 3 देखते हैं। इसको उतार लीजिए पहले आप। केस 3 अब देखिए। केस 3, व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आराम से स्ट्रेट खींच लीजिए। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q कर दीजिए। यहाँ माइनस ले सकते हैं, अब ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे लीजिए या ऐसे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो 90 डिग्री एंगल बना।
तो यहाँ ले लेंगे चूँकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, चूँकि साइन 90 डिग्री कितना होता है, वैल्यू 1, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू पी ई। अब हम लोग नीचे लिखेंगे विच इज मैक्सिमम टॉर्क, विच इज मैक्सिमम है, ये अधिकतम है, इसलिए जब कभी भी ऐसे रखेगा तो ज़्यादा घूमेगा वो। विच इज मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। इस तरह से आपको केस तीनों समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कीजिए। अब थोड़ा सा एक छोटा सा बात लिखना है नीचे नोट के रूप में कि अगर हम डाइपोल को माइनस क्यू मान लीजिए, ये प्लस क्यू, कोई जरूरी नहीं है कि इसी लाइन पर आप दीजिएगा तब भी, यहाँ भी प्लस क्यू मान सकते हैं, यहाँ माइनस क्यू। वो ये है कॉन्सेप्ट कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से रखते हैं तब वो रोटेट करता है, अगर 0 और 180 पर रखेगा तो रोटेट नहीं करेगा। तो है एक बात कि आखिर ये टॉर्क लगता क्यों है, ये लग करके कहना क्या चाहता है। तो ये बात ठीक उसी तरह है जिस तरह आप और आपके गार्जियन के बीच का संबंध है। जैसे आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि जो ये टॉर्क लगता है इस पर, एक फोर्स इधर की तरफ एक फोर्स इधर की तरफ मिलकर टॉर्क, ये टॉर्क प्रयास करता है कि किसी तरह डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए। अलाइंड हो जाए मैंने उसी लाइन में आ जाए, बस टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। अब आप इस बात को आइए एक छोटी सी कहानी के रूप में समझिए। जब आप नहीं पढ़ने लिखने लगते हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन में ना होकर थोड़ा सा डायरेक्शन से डेविएट हो जाते हैं, तो आपके गार्जियन आप पर दबाव बनाना चालू करते हैं। और दबाव कब तक बनाते हैं, जब तक आप पढ़ने बैठ नहीं जाते हैं। और जब पढ़ने बैठ जाइएगा, मतलब लाइन में आ जाइएगा, पढ़ने लगेगा, तो आप पर दबाव नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों ने सेम केस यहाँ देखा कि अगर ये डाइपोल इस तरह से आ गया था तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया था, ये डाइपोल इस तरह से आ गया था तब भी टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया था, लेकिन जरा सा भी ऊपर नीचे हो रहा था तुरंत टॉर्क लगने लगा था। हम लोग ये चीज़ केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड से सीखे। इसका मतलब ये है कि जैसे गार्जियन आप पर दबाव बनाता है आपको पढ़ने के लिए, उसी तरह से टॉर्क डाइपोल पर अप्लाई होता है कि ए भाई डाइपोल तू किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाओ। यानी इसी चीज़ को हमको नोट में लिखना है। या क्या लिखना है तो ध्यान से देखते चलिए और लिख लीजिए आप भी। टॉर्क अप्लाइड ऑन डाइपोल, जो अप्लाई होता है टॉर्क अप्लाइड ऑन डाइपोल always try to align, हमेशा प्रयास करता है कि अलाइन हो जाए। किसका अलाइन हो जाए भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो टॉर्क अप्लाइड ऑन डाइपोल, यानी डाइपोल पर जो अप्लाई होता है टॉर्क, वो ऑलवेज हमेशा ट्राई करता है किसका करने का, तो टू अलाइन, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में लाने का। तो टू align in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर समझ में आ रहा होगा अगर आप मूड फ्रेश करके और अच्छी तरह सुन रहे होंगे वीडियो को। ये छोटी सी बात है पर है बड़ा नॉलेजेबल। टॉर्क अप्लाइड ऑन डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करता है। अब छोटी सी बात और आप समझ लीजिए, आगे आगे एक स्टार दीजिएगा और आप समझिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं कि अभी तक तो हम लोग खाली इतना पढ़े हैं ना सिर्फ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दीजिएगा तो क्या होगा। तो इतना अधूरा कॉन्सेप्ट रख करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। नीचे भी हम एक और ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, देखे कि आप टॉर्क लगा, घूमने लगा। अब नॉन यूनिफॉर्म में रख के देखते हैं तो क्या होता है। आइए दोनों को सामने फिगर से ही कंपेरिजन कर देंगे डायरेक्ट, नो टेंशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आपका आंसर होगा यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि लेंथ सबका सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अब अगर आप इसमें ऐसे रखिएगा तभी कोई फोर्स नहीं, कोई टॉर्क नहीं, ऐसे रखिएगा तभी कोई टॉर्क नहीं, उसको इस तरह से रखना होगा डाइपोल के, या ऐसे वैसे। चलिए तो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू ले लीजिए
प्यारे बच्चों, यहाँ ले लीजिए आप -q, ये डाइपोल हो गया। इस डाइपोल पर ऐसे ही फिगर आप छापिएगा, देखते रहिए और फिगर छापिएगा ऐसे ही। इधर की तरफ लगेगा चूँकि फोर्स है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, चूँकि फोर्स बोल रहे हैं सॉरी, चूँकि चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, तो आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F/Q, तो F इज इक्वल टू QE, यानी फोर्स का वैल्यू QE हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा इधर की तरफ QE, ये दोनों मिल करके एक टॉर्क बना देंगे। दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने क्या रखा, तो यूनिफॉर्म रखा। तो आप देख रहे हैं कि टॉर्क इज नॉट जीरो, टॉर्क जीरो नहीं है। तो आप टॉर्क का वैल्यू देखें कि जीरो नहीं आया। क्यों जीरो नहीं आया? क्योंकि दोनों जगह अति फोर्स लग रहा है, इस तरह से इसको रोटेट करा देगा। अच्छा, अब अगर हम फोर्स की बात करेंगे बाबू, तो आपको क्या लगता है फोर्स, इस डाइपोल पर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या है भाई? क्योंकि QE इधर की तरफ लग रहा है तो इसको मान लीजिए प्लस में, और QE इधर की तरफ लग रहा है तो इसको माइनस में। तो टोटल फोर्स जब जोड़िएगा तो एक प्लस QE एक माइनस QE, मैंने कितना हो जाएगा? जीरो। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए एकदम आराम से। इलेक्ट्रिक, यहाँ स्टार दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से ऐसे। चलिए अब सेकेंड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छाप लीजिए। ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है बबुआ, क्या है कि किसी का डायरेक्शन इधर, तो किसी का इधर, तो किसी का इधर, तो किसी का इधर, तो लेंथ भी सबका अलग अलग है। तो हम लोग अब यहाँ E नहीं लिख सकते हैं, काहे? क्योंकि पता नहीं यहाँ E1 होगा, यहाँ E2 होगा, यहाँ E3 होगा, सब अलग अलग है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर आप डाइपोल को रखिएगा, ये देखिए फिगर ऐसा ही छपिएगा आप, यहाँ -Q प्लस Q, यहाँ -Q। आप क्या देखिएगा कि इधर लग रहा है QE1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ का अलग है, और यहाँ अगर आप बात कीजिएगा तो इधर की तरफ लग रहा है। अब वो इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा। देखिए सब इधर की तरफ है, यहाँ इधर हो जाएगा प्लस Q। चूँकि यहाँ और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है, इसलिए यहाँ वाला को मान लेते हैं E2। तो यूनिफॉर्म में रखे तो टॉर्क तो लगा, टॉर्क जीरो नहीं हुआ लेकिन फोर्स जीरो हुआ। लेकिन जब E इज इक्वल टू नॉन यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म थे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो बबुआ टॉर्क का वैल्यू हम करेंगे तो ये जीरो नहीं हुआ, क्योंकि बलों का युग्म तो लग ही रहा है। एक जोड़ा बल लग रहा है तो ये घुमा ही देगा, तो जीरो नहीं हुआ, यानी टॉर्क लग रहा है। अच्छा, अब फोर्स की बात करेंगे तो क्या फोर्स जीरो होगा? जैसे यहाँ जीरो हुआ था, QE इधर QE इधर, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट था तो जीरो हो गया था। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। साथ ही साथ यहाँ का फोर्स कुछ और है, यहाँ का फोर्स कुछ और है। ऐसा क्यों? चार्ज तो सेम है लेकिन यहाँ E2 है, यहाँ E1 है, इसलिए फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी फोर्स का वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगा। इसलिए यहाँ इज इक्वल टू लिख करके जीरो है तो नोट कर दिए हैं। यानी ऐसी केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में फोर्स भी कुछ होगा और टॉर्क भी कुछ होगा, जबकि यूनिफॉर्म के केस में फोर्स का वैल्यू जीरो होता है और टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं होता है। इस चीज़ को आप नोट करके रिमाइंड करिएगा अच्छा से। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि बाबू ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखे तो रोटेट करने लगा 90 डिग्री पर या किसी और एंगल पर रखे, सब एंगल पर नहीं, ऐसे और ऐसे रखेगा तो रोटेट नहीं करेगा क्योंकि टॉर्क का वैल्यू जीरो था। केस में आप देख चुके हैं। तो जब भी आप किसी एंगल पर रखे तो डाइपोलवा घूमने लगा था, रोटेट करने लगा था। इसका मतलब क्या है कि इसमें जरूर पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल, उसको काइनेटिक एनर्जी हम लोग नहीं मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मान के चलते हैं। तो निश्चित रूप से एक काम कर रहा है, यानी रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आया होगा। तो मेरा अगला हेडिंग होगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा, 5 मार्क्स में कई बार पूछता है वो,
ठीक है ना। कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ देता है, सॉरी 2 मार्क्स में शॉर्टकट में पूछ देता है, पर ऑलवेज याद रखिएगा 5 मार्क्स में आ जाता है वो एक्सप्रेशन का होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को आप रखते हैं तो रोटेट करने लगता है, तो रोटेट काहे करेगा भाई, तो क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वही पूछता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल रखा गया है उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आप निकालिए, यानी एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी एक्सप्रेशन को आगे देखेंगे हम, बड़ा मजेदार है, आप टेंशन न लीजिएगा, रिमाइंड करके आप आगे तैयार हो जाइए आप हेडिंग देने के लिए। वीडियो चूंकि लंबा होते जा रहा है इसलिए इस एक्सप्रेशन को, यानी डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत बिल्कुल छोटा छोटा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे बनाइएगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर, चूँकि कौन सा प्रॉपर्टी जो उसमें भी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग पढ़े थे ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q का वैल्यू हम कितना दे रहे हैं, तो 1, तो 1 ले लेना, चूँकि प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। N का वैल्यू आपसे पूछा है, अब E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻19। अब इसको यहाँ भेज दीजिएगा आप, इस तरह से N का वैल्यू आ जाएगा 6.25 × 10⁻19 करके, वो आप आंसर में बनाइएगा, तो हम ही बना दिए। और सेकेंड, इपिसिलोन नोड का वैल्यू कितना होता है ये फाइंड कर लेना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इपिसिलोन नोड और K, ये K है कूलम्बिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं। इस 2 का वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा। आपके लिए 3 होमवर्क, इलेक्ट्रॉन कितना नीड होगा 1 कूलम चार्ज में, इपिसिलोन का वैल्यू और K का वैल्यू कितना होता है। तीनों को आप कमेंट में करें ताकि हमको ये पता चल पाए कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं। और चूंकि लगातार पिछले कुछ वीडियो से कमेंट कम आ रहे हैं, जिससे हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ही छात्र पढ़ रहे हैं, बाकी सीधे आगे निकलते जा रहे हैं। ऐसे में आपको काफ़ी हानि हो सकती है, इसलिए वीडियो को बारीकी से देखें, थोड़ा एनर्जेटिक होकर के देखें, और जो टीचर के द्वारा कहा जाता है उसको निश्चित रूप से आप कमेंट में करें। इतना ही कहते हैं हम, दैट्स ऑल।